नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्रा एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों की जैसा कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे थे राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा की, जो आगामी 2023 को होने वाली परीक्षा है, और उसमें यूनिट 10 में आयोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उससे आए हुए समस्त क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस बात को थोड़ी सा ध्यान रखो कि आप जो पढ़ रहे हो वो किस दिशा में पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, कितनी डेप्थ में पढ़ रहे हो, इसका बैरोमीटर क्या है। तो बैरोमीटर यानी उसका मूल्यांकन करने का यंत्र क्या है दोस्तों। तो मूल्यांकन करने का यंत्र ये है कि पिछले साल आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात आप अपना वैल्यूएशन करो कि ये टॉपिक से हम कितने कंफर्टेबल हैं, कितने परसेंट हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के लिए हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे। ध्यान रखना, ये ट्रिक अपनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाए हुए अपने कंटेंट और अपने तरीकों पर पूरा विश्वास है, और धीरे धीरे आपको भी विश्वास हो जाएगा दोस्तों। हम सीधा सीधा, आपको पता है कि मार्केट में घटना चक्र नामक एक पुस्तक चलती है जो पुराने आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। तो हमने सीधे सीधे उठा के उसी से जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे A to Z, एक भी क्वेश्चन हमने उसमें एलिमिनेट नहीं किया है, छांटा नहीं है, अपने हिसाब से नहीं लिए हैं, वो सभी क्वेश्चन उठा के हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आप इसको चाहे तो टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अपन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने जो पढ़ा है कितना समझ में आया, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों याद करो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कैग है, ठीक है, तो संसद में लोकसभा, लोकसभा और ये राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी, कैग की, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत की जाती है दोस्तों, 148। तो ये क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है दोस्तों। तो अपन को बन जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अब। तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, आप लोग समझ लो, फिर इसका आंसर अपन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था, ये संसद है, ये कैग है, ठीक है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, कैग की, किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, 148। और इसके बाद जो इसकी योग्यता वगैरह होती हैं, ठीक है, उस योग्यता के बारे में संसद, कौन, संसद निर्धारित करता है। किसके बारे में, इसकी योग्यता और सेवा शर्तों के बारे में, किस आर्टिकल के तहत, 149। तो 149 आर्टिकल क्या है दोस्तों, यहां पर मैंने संविधान का चित्र भी बना के दिखाया था आपको, वीडियो में आप चाहो तो पढ़ो कि 148 इसके पद को करता है, और 149 कहता है कि संसद इसकी सेवा शर्तें, योग्यता, आयु, पदमुक्ति, कितने साल का रहेगा, कितने साल कार्यकाल रहेगा, इन सबको कहा जाता है सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तें किस आर्टिकल में है, 149 में। क्लियर है। तो आपको पूरा याद होगा, वो ध्यान होगा आपको दोस्तों। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो किस अंतर्गत की जाती है दोस्तों, 148 के अंतर्गत। क्लियर। तो ये अपना आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इसको पढ़ लो आप लोग प्रयास करो, फिर मैं इसको बताऊंगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल आपकी थाली में परोस के लाके रख दिया है कि संघ के, पहली बात किसके है, संघ के, और संघ के लेखा प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 151 सबसे पहले किसको प्रस्तुत की जाती है।
तो यहां पर थोड़ी देखो, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होता तो वो दूर कर देता। हमको पता है ये कैग है, ठीक है, और कैग क्या काम करता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था एक केंद्र और एक राज्य। तो केंद्र के जो प्रतिवेदन हैं वो प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को, और जो राज्य के प्रतिवेदन हैं वो प्रस्तुत करता है राज्य के, उस राज्य के राज्यपाल को। तो ये पहुंचते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और ये पहुंचता है किसके पास, राज्यपाल के पास। क्लियर है, क्लियर है। जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति इसको रखता है कहां पर, संसद में, और राज्यपाल रखता है अपनी विधान सभा में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है केंद्र के लेखे, तो केंद्र के लेखे किसको देता है, वो सबसे पहले राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देता है संसद को। पर क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है सर्वप्रथम, क्या बोला है, सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किसको देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसको पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं इसको बताऊंगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया गया था। तो थोड़ी सा ध्यान रखो दोस्तों, अब इसको ध्यान रखना, एक संसद है, एक राष्ट्रपति है, और एक हमारा संविधान है। ये बुक है। अब यहां पर तीन चीजें हैं आपके सामने दोस्तों। पहला तो क्या है, हमारा संविधान, दूसरा है हमारा राष्ट्रपति, और तीसरा है हमारा संसद। क्लियर है, तो हमको पता है कि राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग कैग की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है। ठीक है, संसद क्या करता है, कैग के लिए कैसे काम होंगे, क्या काम होंगे, उसके लिए अधिनियम बनाता है। लेकिन ये पद, इस पद का वर्णन आर्टिकल 148 में किस में किया गया है, संविधान में। तो क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट पूछा है कि महालेखा परीक्षक के पद का सृजन, क्वेश्चन क्या है, पद का सृजन किया गया था। तो पद का सृजन किया गया था हमारे संविधान के द्वारा, संविधान के आर्टिकल 148 के द्वारा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सामने है आपके, 5वां नंबर। तो क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं फिर आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हमने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, सीधे हमने A to Z क्वेश्चन इनको लिया है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप बुक से टैली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। तो अधिनियम 1971 के द्वारा, ठीक है, कैग अधिनियम 1971 के द्वारा संसद ने जो विधि बनाई है, यह विधि कौन सी है, 1971, और इस विधि के आधार पर क्या रखा गया है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये पद से बर्खास्त हो जाएगा, पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष का कार्यकाल। तो नियुक्ति का कार्यकाल कितना रखा गया दोस्तों, तो 6 वर्ष। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला थोड़ी सा देख लो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अब आजकल थोड़ी सा इसको ध्यान रखना कि एमपीपीएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको थोड़ी आराम से देखना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें मार्क कर लेना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है। कौन सा सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है, वो हमें चेक करना है, वो हमें ढूंढना है कि कौन सा कथन कैसा है, गलत है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक कथन को सही और गलत देखते हैं। तो पहला है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही है। तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा।
उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पद रखा गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। उस पर प्रतिबंध लगा है कि कैग एक बार पद पर बैठने के बाद अन्य किसी लाभ के पद पर ग्रहण नहीं कर सकता। अगला है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान करो, ये बात गलत है, क्योंकि जो कैग का पद है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या मतलब होता है दोस्तों? खुशी। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति से जब तक खुश है तब तक उसको पद पर रखेगा, और जिस दिन भी वो दुखी हुआ उस दिन पद से अपने मन से बिना किसी कारण के हटा देगा। तो ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ऐसा कौन सा पद होता है दोस्तों, ध्यान करो, जो उनके प्रसाद पर्यंत होता है? तो दोस्तों ऐसा पद केवल और केवल होता है वकील का। ध्यान रखना, किसका होता है? वकील का। मैं क्लाइंट हूं और मैंने एक वकील हायर किया है, मेरी इच्छा हुई तब तक मैं वकील रखूंगा, मुझे लगा कि अब ये वकील की जरूरत नहीं है तो मैं तुरंत तो वकील को बदल के दूसरा वकील कर लूंगा। तो ऐसे पद होते हैं जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा से नियुक्त होते हैं, और राष्ट्रपति की इच्छा से वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। कोई बड़ी प्रक्रिया अपनाने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ध्यान रखना, प्रसाद पर्यंत कौन होता है? मतलब प्रसाद का मतलब क्या होता है? खुशी। हम देते हैं ना, मंदिर में पूजा हुई और उसके बाद हम खुशी से हम अपना अंश देते हैं, वो प्रसाद ही कहता है खुशी का इजहार करना। ठीक है, तो ऑन द प्लेजर एक गाड़ी चलती है, आप देखा होगा मार्केट में, प्लेजर का मतलब ये है हैप्पीनेस। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हैप्पीनेस पर ये पद पर रहे ऐसा जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति दुखी भी हो तो भी राष्ट्रपति इनका कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इस पर भी ना अपनाई जाए। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। तो अब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, और हमको क्या निकालना था? गलत। तो गलत का भाई गलत यहां है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर कौन सा होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको? आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ी सा देख लो, पढ़ लो, समझ लो। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? अभी वही बता रहा था कि हटाने की प्रक्रिया कैसी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के समान। ठीक है, तो इसको कैसे हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति हटाया जाता है। कौन? कैग। ठीक है, अब थोड़ी सा इसमें ध्यान रखना कि ये प्रक्रिया कौन सी है। कैग का मतलब क्या है, थोड़ी सा समझो। तो दोस्तों इसको एक कोड वर्ड में याद रखना, ये आपके आगे के एग्जामों के लिए बता रहा हूं मैं, कि कैग को CEG कर लेना। CEG। ठीक है, तो CEG का मतलब क्या होता है? तो CEG का मतलब, C का मतलब होता है खुद कैग। क्या है? कैग। E का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। क्या होता है? इलेक्शन कमीशन। और G फॉर जज। G फॉर जज। मतलब ये 3 पद हैं, एक तो कैग का पद, एक तो इलेक्शन कमीशन का पद, और एक तो जज का पद। ठीक है, ये पद हटाने की, मतलब इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को पद से हटाने की विशेष प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रक्रिया कैसी होती है दोस्तों? वो प्रक्रिया होती है महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। कैसी होती है? महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। तो महाअभियोग जैसी प्रक्रिया किस पर फॉलो की जाती है? तो वास्तव में महाअभियोग इम्पीचमेंट डायरेक्ट अप्लाई होता है भारत के प्रेसिडेंट के ऊपर, और वैसे ही प्रक्रिया अन्य लोगों के ऊपर लगती है। और वो अन्य लोग कौन होते हैं? तो एक होता है C फॉर कैग, E फॉर इलेक्शन और G फॉर जज। यानी उनको कैसे हटा सकता है?
जजों के भांति। कैसे हटा सकते हैं? जजों के भांति। और जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए क्या करते हैं? तो दोनों सदनों का बहुमत, ठीक है, दोनों सदनों के बहुमत से प्रस्ताव जब पारित होता है तभी केवल हटाया जा सकता है। किसको? कैग को। और बहुमत, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों मिसबिहेव, ठीक है, इसको बोलते हैं दुर्व्यवहार, ठीक है, या इसी को कहा जाता है दोस्तों साबित कदाचार। साबित कदाचार, ठीक है। अब अगर पूछ ले साबित कदाचार का मतलब क्या है, तो साबित कदाचार का मतलब यह है कि पद पर रहते हुए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कामों में किसी करार के माध्यम से, करार का मतलब क्या है? कोई रजिस्ट्री करने का नहीं है, मतलब अपॉइंट हो जाए। जैसे हम नौकरी में लगते हैं तो एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर एक प्रकार का करार है, ठीक है। तो किसी करार के तहत शामिल हो जाए, या किसी निजी कंपनी या निर्गम या उद्यम इसमें किसी करार के साथ भागीदार हो जाए और वो लाभ का साक्षी हो जाए, लाभ का हिस्सेदार हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? साबित, इसको कहा जाएगा कदाचार। और जब ये कदाचार कहा जाएगा संसद में, दोनों सदनों में, और वहां पारित हो जाएगा तब कहलाएगा साबित कदाचार। और कदाचार जब साबित हो जाएगा तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उससे पद को हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो दोस्तों ये होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ी सा देखो, और दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है कब कब ये एग्जाम में आया हुआ है, किस किस परीक्षा में पूछा हुआ है। तो सब वही क्वेश्चन है जो पहले पूछे हुए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य ना केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। देखो, आप अगर मेरा लेक्चर देखा है तो आप बिल्कुल स्पष्ट आपको याद होगा कि किस प्रकार का ऑडिट करता है। तो भारत में दो प्रकार का ऑडिट बताया था मैंने, एक विनियामकी ऑडिट यानी रेगुलेटरी ऑडिट, और दूसरा बताया था विजडम ऑडिट यानी औचित्य ऑडिट। तो औचित्य ऑडिट भी करता है और नियामकी ऑडिट भी करता है। तो उसी से क्वेश्चन है कि इसमें, हाँ थोड़ी सा ये देख लो दोस्तों, ये क्या है? कथन कारण वाले क्वेश्चन है, आजकल एमपी में भी पूछे जा रहे हैं ऐसे। तो कथन ये है, कथन कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य ना केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है बल्कि औचित्य भी है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये कथन सही है कि गलत है? सोचो इसको। तो बिल्कुल मैंने ऑडिट बताया है कि ऑडिट कितने प्रकार का होता है? दो, एक रेगुलेटरी, और रेगुलेटरी का मतलब क्या है? विनियामकी, वैधानिकता चेक करने के लिए कि जो नियम बनाए गए थे उसी नियम के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल वैधता सुनिश्चित करने के लिए करता है। दूसरा मैंने बताया था कि एक वो अपने विवेक से भी करता है, जिसको खर्चा करने का औचित्य के लिए करता है, तो वो अपितु औचित्य भी करता है। तो बात सही हुई कि गलत हुई? सही हुई। तो वो वैधानिकता निश्चित करने के लिए रेगुलेटरी ऑडिट करता है और औचित्य भी करता है, दोनों करता है। अब कथन यहां पर दोस्तों ये गलत लग गया है, कथन के बाद ये होना चाहिए था कारण। ये क्या है? कारण। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार इसको ध्यान रखना है। तो कारण क्या है? उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो दोस्तों दो चीजें हैं कि कैग, पहली बात तो संसद का एजेंट होता है, सबको पता है। संसद का एजेंट होने के बाद करता क्या है? तो संसद का एजेंट होने के बाद वो जब ऑडिट करता है तो यही देखता है कि संसद में जो प्रक्रिया निर्धारित की थी खर्चा करने के लिए, तो क्या वो प्रक्रिया पूरी की गई है या नहीं की गई है। जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया था खर्च करने के लिए, उसी ने किया है या किसी और ने किया है। जिस हेड में खर्च करने के लिए बोला गया था उसी में किया गया है कि किसी और में कर दिया गया है। खर्चा करने के पहले उसने विज्ञप्ति जारी की थी, नहीं की थी, है ना। कोई कमेटी के सामने टेंडर ओपन किए थे, नहीं किए थे। तो ये जितने भी नियम हैं, ये संसद के बनाए हुए नियम को फॉलो करवाना ही काम किसका है? कैग का। वो दूसरा ऑडिट और भी करता है अपने मन से, वो होता है औचित्य। तो औचित्य में देखता है कि भले प्रक्रिया अपनाई गई है
पर फिर भी क्या वो खर्चा करने का औचित्य था या नहीं था। मान लो वही सामग्री से ज्यादा अच्छी सामग्री कोई दूसरी है, लेकिन किसी कारणवश से वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अपने प्रयासों से उसके लिए कुछ अलग से अफोर्ड करके सरकार को फायदा पहुंचा सकता था। तो ये वाली का निष्पादन का मूल्यांकन जो होता है, ये ऑडिट क्या कहलाता है, औचित्य ऑडिट। तो एक तरह से मूल्यांकन भी करता है और नियम कानून को लागू करवाना भी उसका काम है, दोनों काम करता है। ठीक है, तो कथन क्या है कि वो वैधता सुनिश्चित करता है, और कारण क्या है, क्योंकि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। बिल्कुल, ये वैधानिक ऑडिट इसीलिए करता है क्योंकि इसका कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है कि संसद के जो कानून हैं वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में, वो कानून पूरी तरह से लागू हों। तो मेरे अनुसार और आंसर क्या है कि कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, और जो कारण है वो उसकी उपयुक्त व्याख्या भी करता है। कथन कारण दोनों भी हैं, और कारण क्या करता है, उसकी पूरी तरह से व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लो, देखो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, एवं आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन होगा कि दोनों पहली बात तो सही है, और दूसरा जो रीजन है वो एप्रोप्रिएट रीजन है स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। क्लियर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, तो इसको थोड़ी सा देखो। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सी ड्यूटी है जो कैग नहीं करती है, इसको थोड़ी सा समझो। तो पहला है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना। ठीक है, यहां क्वेश्चन के पहले देख ले दोस्तों, यहां पूछा है कौन से एक का, कौन से एक का, तो एक ऐसा काम है जो इसका काम नहीं है। तो भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो अब याद करो दोस्तों, मैंने बताया था कि हमारे यहां 3 प्रकार के निधियां होती हैं। क्लियर है, याद होगा आपको। ठीक है, एक होती है संचित निधि, एक होती है लोक लेखा निधि, और तीसरी होती है दोस्तों आकस्मिक निधि। लोक लेखा निधि को सार्वजनिक निधि भी कहा जाता है, सार्वजनिक लेखा निधि। लोक यानी जनता, तो लोक लेखा बोलो चाहे सार्वजनिक लेखा। तो अपन ने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि सार्वजनिक या सॉरी संचित निधि जो आय है भारत सरकार की, ये इससे निकलने वाला पैसा और इसमें आने वाला और निकलने वाला का एक एक की गणना और एक एक की जांच करता है कौन, कैग। ठीक है, तो पहला है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो बिल्कुल सही काम है कि उनका लेखा करता है और उसका संसद को राष्ट्रपति के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। दूसरा है आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये भी सही है। तो सार्वजनिक यानी लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, इसकी भी वो जांच करता है। तीसरा, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो याद करो, आप मेरा लेक्चर देखोगे दोस्तों तो स्पष्ट बताया था मैंने कि विभाग, क्या बताया था, विभाग के बाद क्या बताया था, लोक, निगम या उद्यम, और इसके बाद बताया था कंपनी, और इन सबका लेखा परीक्षण करता है। और इनमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट, इनकी क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग शीट, इनका क्या होता है स्टॉक पंजी होता है। तो ये सब को चेक करता है कौन, कैग। ये सब मैंने आपको लेक्चर में समझाया हुआ है, तो थोड़ी सा उसका देखिएगा दोस्तों। तो ये सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये बिल्कुल काम किसका है, कैग का। अब लास्ट बचा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो दोस्तों निर्गम का नियंत्रण करना और प्राप्ति का, तो देखो यहां पे 2 चीजें हैं दोस्तों, प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना। मतलब इस खजाने में जा रहा है और आ रहा है, इस पर कंट्रोल करना,
इस पर कंट्रोल करना। तो ये काम कैग का नहीं है। ध्यान करो, मैंने आपको समझाया था कि जो ऑडिट होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ऑडिट होता है, एक प्री और एक पोस्ट। ठीक है, तो भारत में प्री ऑडिट नहीं होता, भारत में कौन सा ऑडिट होता है, केवल पोस्ट। इसका मतलब यह है कि संचित निधि से व्यय होने के पश्चात इसकी जांच होती है और व्यय होने के पहले जांच नहीं होती। मतलब इस पर निकलने और जाने पर नियंत्रण नहीं होता। खर्चा होने के बाद खर्चा की वैधता, नियम कानून लगे हैं कि नहीं, उसकी जांच करके अगर गलती होती है तो गलती बताई जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता। क्लियर है? तो यह है डी पूरी तरह से गलत। क्या है? गलत है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाह, ये देखो MPPCS प्री 2020। तो दोस्तों ये अभी पिछले पीएससी का ही पेपर है, क्वेश्चन है MPPSC प्री। तो दोस्तों ये वाला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, MPPCS प्री 2020। तो ये आपका पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है? 1, 2 और यहां पे लिखा है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब 2 कथन दिए हुए हैं और उसमें से कौन सा कथन है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है, अपन को ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। संदेह का मतलब होता है संधारित, संधारित का मतलब है आने वाला। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी भारत की संचित निधि है, जो बताया था मैंने, जो हमारी आय की थैली है या हमारा खजाना है या राजकोष, ठीक है, तो उन सभी प्राप्तियों, बिल्कुल, तो जहां से भी राष्ट्रीय आय आती है, प्राप्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसीप्ट्स, ठीक है, तो जितने भी प्राप्ति हैं, चाहे वो ऋण से प्राप्त हो, चाहे वो अनुदान से प्राप्त हो, चाहे वो किसी और माध्यम से प्राप्त हो, ठीक है, वो जो भी प्राप्ति है उसकी जांच करता है कैग। तो ये मैं बिल्कुल आपको इस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, स्पष्ट बता चुका हूं, तो बिल्कुल सही है कि ये उसकी लेखे की जांच करता है। दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षा को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो बिल्कुल देखो स्पष्ट दोस्तों, तो याद करो मैंने इसको भी आपको समझाया था कि चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई उद्यम हो और चाहे कोई कंपनी हो, तो कंपनी और विभाग में क्या होता है दोस्तों, इसको मैंने बहुत अच्छे वीडियो में समझाया हुआ है कि कंपनी विभाग में क्या होता है कि जैसे इस विभाग को पैसा मिला 50 रुपया, क्या मिला 50 रुपया, क्लियर है, और 50 रुपया बजट में स्वीकृत किसके लिए हुआ, एक कॉपी खरीदने के लिए। किसके लिए? कॉपी खरीदने के लिए। तो इसने 50 रुपए की एक कॉपी खरीद ली, क्लियर है, और वो कॉपी जो खरीदी, तो ये कॉपी का विवरण वो एक अपने स्टॉक पंजी रजिस्टर में कर देगा कि मैंने 25 तारीख को खरीदी, किस कंपनी की है, कुल कितने पेज की है, उसका सीरियल नंबर क्या है, तो वो स्टॉक पंजी में दर्ज होगा, क्लियर है। और जो इसका खाता होगा, अपना इसका जो अकाउंट होगा, उसमें 50 रुपए का खर्चा भी दर्ज होगा कि मैंने यहां पर 50 रुपए खर्च किए हैं, और ये कॉपी अपने विभाग में रखी होगी। तो जब कैग जांच करेगा तो इसका स्टॉक पंजी रजिस्टर चेक करेगा कि आपने वास्तविक रूप से वो वस्तु प्राप्त की भी है या नहीं, कि केवल बिल लगा दिए हैं और पैसा निकाल के किसी और को दे चुके हैं, क्लियर है, तो वो भी चेक करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों, ठीक है, भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो बिल्कुल होगा दोस्तों, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला तथा दूसरा दोनों कैसे हैं, सत्य हैं। तो इसका आंसर 100% क्या होगा, बी। तो दोनों कैसे हैं दोस्तों, सत्य हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और पढ़ने के बाद अभी आपको थोड़ी सा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वो पुराना वीडियो जरूर देख लो दोस्तों, यूट्यूब में डाउनलोड डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
उससे आपको पूरा कैग क्लियर हो जाएगा, दोबारा कभी आपको कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आप यहां पे देख रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, वो फटाफट हमसे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आईएएस का। किसका है? आईएएस का। ठीक है, आईएएस प्री 2012। क्वेश्चन क्या है? लोक निधि के फल उत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के डर तो लग रहा है ना? आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो, तो ये क्वेश्चन को देख लो। यहां समझ लो दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है? लोक निधि के फल उत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ, ठीक है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो क्वेश्चन मतलब यह है, लोक निधि, ठीक है, क्या बोलते हैं? लोक निधि यानी सरकार का खजाना। क्या बोलते हैं इसको? सरकार का खजाना। ठीक है, को फल उत्पादक मतलब उसको फायदा रहे, उससे कोई अनावश्यक खर्चा ना हो, उसको नियंत्रित ना करे, मतलब उसका गैर वाजिब खर्चा ना हो और खर्चा हो नियम के हिसाब से हो। तो उसको सुरक्षित करने के साथ साथ इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का और क्या महत्व है, वो थोड़ी सा इसमें समझना है और देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो थोड़ी सा देखो। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे हमारा ये खजाना है, ठीक है, तो इस खजाने पर जब राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है, वित्तीय आपात घोषित हो जाता है, तो क्या ये कंट्रोल कैग पर कंट्रोल होती है? कदापि नहीं। ध्यान रखना, कदापि नहीं। कैग का सिर्फ इतना काम है कि कैग का काम यह है संचित निधि से होने वाले व्यय की जांच करना और संसद ये इसको प्राप्त होने वाली आय की जांच करना। देखो दोस्तों, आय की जांच करने की क्या जरूरत है? आ रहा है तो आने दो, जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा है, पर ये आता कहां से है? टैक्स के माध्यम से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसको इकट्ठा करने के चक्कर पे जुल्म करते जाए और अनावश्यक टैक्स लगा ले, और टैक्स ना भी ऐसी वस्तुओं पर टैक्स हो जो टैक्स से बाहर है, उसके बावजूद सरकार टैक्स के रूप में पैसा चूस ले जनता से। ठीक है, तो इस बात की भी जांच करता है कौन? कैग। तो आय की भी जांच करता है और अनावश्यक पैसा खर्च तो नहीं हो रहा है उसकी भी जांच करता है, पर इसके हाथ पर नहीं होता, इसके हाथ पर नहीं होता, कैग के हाथ पर, कि कैग किसी को निकाल के 1 रुपए भी अपने मन से संसद की निधि से, संचित निधि से 1 रुपए भी निकालने की परमिशन किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, कौन देता है? तो दोस्तों, ये पूरा जब आप बजट पढ़ोगे, ये मेरा पूरा बजट का लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना। तो जो संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, तो संसद की पूरी बजट की प्रक्रिया होने के बाद विनियोजन विधेयक, कौन सा विधेयक है? विनियोजन विधेयक के माध्यम से 1 रुपये भी खर्चा करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी संचित निधि में 1 रुपया डालने के लिए और संचित निधि से 1 रुपया खर्च करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। बिना संसद के यह संभव नहीं है। क्लियर है? तो चाहे आपातकाल हो, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, ये केवल किसके पास रहती है? या तो राष्ट्रपति के पास। जब संसद नहीं होगी तो ये पूरा नियंत्रण में किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। और जब संसद होगी तो ये किसके नियंत्रण पे होगी? संसद के नियंत्रण में। ठीक है, तो कभी भी कैग के नियंत्रण में नहीं रहती है। दूसरा, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो बिल्कुल याद करो, क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ये है, कैग की मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित परियोजना या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन। तो इसका मतलब है कि ये जो विभाग हैं या मंत्रालय है, एक ही बात है, मंत्रालय के अंदर होते हैं विभाग। ठीक है,
तो अब ये मंत्रालय या विभाग हैं, और जिन्होंने कोई परियोजना चलाई है या कोई काम किया है, कार्य किया है, और परियोजना चलाएगा, काम करेगा, तो उसका क्या होगा, पैसा खर्च होगा। तो इस खर्चा की जांच कौन करता है, कैग। और कैग जांच करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सौंपता है संसद को, और संसद ये रिपोर्ट सौंप देता है किसको, तो लोक लेखा समिति। मैंने बताया था PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 से बनी हुई थी, है ना। 22 सदस्यीय समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, मैंने पहले समझा चुका हूं ये। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैग के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित परियोजना कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। बिल्कुल करती है। याद करो, जब संसद से ये लोक लेखा समिति में जाती है तो लोक लेखा समिति में बहुत सारे व्यक्ति, मतलब यहां जो मंत्री नहीं होते, इसके सदस्य, टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22, ठीक है। तो 22 सदस्य बैठते हैं, इसके साथ में इसकी मदद के लिए कैग बैठता है, और जिस विभाग की रिपोर्ट होती है वो विभाग यहां पर सामने बैठ के इनके सवालों का जवाब देता है, और एश्योर होते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार तो नहीं किए हैं, और किए हैं तो पहले इनको आरोप लगाने के और इन पर FIR करने के पहले एक बार उनसे स्पष्टीकरण यहां सामने बैठ के समझना चाहते हैं। क्लियर है। तो ये है लोक लेखा समिति। समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये भी क्या है, सही है। तो ये पहला वाला दोस्तों गलत है, और दूसरा वाला विचार विमर्श करती है वो सही है। तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। बिल्कुल करेक्ट है, यही तो काम है कैग का, कि कैग ने अगर अपनी रिपोर्ट में दिया हो कि ये चीजें गलत हैं और यहां पे गलत किया गया है, वो पहले लोक लेखा समिति में जाएगा। तो लोक लेखा समिति क्या हो गई, जांच समिति हो गई, और वो जांच समिति वहां संतुष्ट हो जाती है कि नहीं, वास्तव में जो कैग कह रहा है वो सही है और इन्होंने जानबूझकर गलती की है, तो वो सीधे आरोप लगा के उन पर, ठीक है, कानूनी कार्यवाही, आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो ये वाला भी कैसा है, बिल्कुल सही है। तीसरा, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने पर अभियोग लगा सके, मतलब उन पर FIR कर सके। तो अब देखो दोस्तों, क्या कैग जांच करने के बाद अगर उसको पता चलता है कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है, तो क्या कैग सीधे जाके FIR करता है? नहीं। तो वो प्रक्रिया आपको याद है कि ये संसद है, ये कैग है, और कैग ने इस विभाग की जांच की है, तो कैग अपनी रिपोर्ट कहां देगा, पहले राष्ट्रपति को देगा या राज्य के राज्यपाल को देगा, फिर राष्ट्रपति किसको देगा, संसद को देगा, संसद किसको भेजेगा, लोक लेखा समिति को भेजेगा, लोक लेखा समिति की जांच होने के बाद फिर किस में आएगा, संसद में आएगा, और फिर जाएगा कहां पर, आरोप पत्र बनकर जाएगा थाने पर, और उसके ऊपर CBI, जो भी अन्वेषण ब्यूरो जो भी होंगे, CID CBI, जिस पर भी वह चाहे उस पर आरोप पत्र दाखिल करके उनके ऊपर अभियोग लगा सकते हैं। पर कैग का केवल इतना काम है कि वो राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देता है, बाकी वो उस पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर क्लियर है। तो ये क्या है, गलत है। तो पहला गलत है और चौथा गलत है दोस्तों, दूसरा और तीसरा केवल सही है। तो आंसर हो गया C, केवल दूसरा और तीसरा। तो समझ में आ रहा होगा कि भले वो IAS प्री हो, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन सरलता से बनता है। ठीक है। अब यहां देखो तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर, टीका टिप्पणी पर मतलब क्या होता है? तो दोस्तों टीका टिप्पणी का मतलब होता है उसकी रिपोर्ट। टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट, क्योंकि टीका टिप्पणी किस में करेगा? रिपोर्ट में करेगा। पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर 25 बार बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये राष्ट्रपति है, ये संसद है, ये कैग है और ये कोई विभाग है, मंत्रालय है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, कुछ भी है।
यहां की इसने जांच की, जांच करने के बाद रिपोर्ट किसको दिया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने किसको दिया? संसद को। संसद ने किसको दिया? पीएसी को। और पीएसी ने वापस किया किसको? संसद को। और संसद से जाके कहां चला जाएगा? थाने। कहां चला जाएगा दोस्तों? थाने। क्लियर है? अब क्वेश्चन फिर से देख लो। नियंत्रक महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी यानी रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जवाबदारी किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? भारत के संसद की। किसकी है? संसद की है, राष्ट्रपति की नहीं है। राष्ट्रपति रिपोर्ट केवल संसद में प्रस्तुत करता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो अब देखो ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है दोस्तों। फिर देख लो, ये कैग है, ये संसद है, ये राष्ट्रपति है। कैग ने रिपोर्ट दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने दी संसद को। संसद कहां भेजता है? तो संसद भेजता है दोस्तों पीएसी के पास। ठीक है? पीएसी का मतलब क्या है? लोक लेखा समिति। करेक्ट है? अब यहां लोक लेखा समिति का मतलब क्या है आप समझ लो कि देखो, जब संसद है तो संसद में लोकसभा जो होती है दोस्तों, तो लोकसभा में कुछ सदस्य पक्ष के होते हैं और कुछ सदस्य कैसे होते हैं? विपक्ष के। क्लियर है? तो जो ये पक्ष के सदस्य होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं? मंत्री। ये ज्यादा क्या होते हैं? मंत्री। यानी विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री। कोई महिला बाल विकास मंत्री, कोई राजस्व मंत्री, कोई रेलवे मिनिस्टर, कोई स्वास्थ्य मंत्री, है ना, इस तरह के मंत्री होते हैं। तो पैसा खर्चा कौन करता है? मंत्री या मंत्रालय या उनका विभाग। तो इसकी जांच करता है कौन? कैग। ठीक है? और कैग देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देता है संसद को, और संसद देता है पीएसी को। तो इसीलिए ये पीएसी का जो अध्यक्ष होता है ना, ये अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। कौन होता है? विपक्ष का नेता। साथ में जो मंत्री हैं कभी इसके सदस्य नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि मंत्री तो वो व्यक्ति है जिसने खर्चा किया है और जिसकी जांच यहां पर आने वाली है। क्लियर है? और ये रिपोर्ट जांच किसने की है? कैग ने। तो साथ में यहां पर बैठता है कैग। कौन बैठता है? कैग। क्योंकि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैग ने क्या सोचा, वो तो यहां पर सामने रहना चाहिए। और सम्मन्स देकर मंत्री को बुलाया जाता है सामने। अब यहां पर सदस्य लोग और सामने मंत्री, और ये सदस्य पीएससी के सदस्य क्वेश्चन पूछते हैं किससे? उस विभाग के मंत्री से जिसने खर्च किया है। और इनके सपोर्ट के लिए वो व्यक्ति बैठा है जिसने आरोप लगाया है, प्रतिवेदन में टीका टिप्पणी की है, और जिसकी जांच में ऐसा लग रहा था कि यहां पे गड़बड़ी हुई है। तो उसको भी आमने सामने करके बैठा लेंगे ना कि बताओ भाई तुमको क्या लग रहा है कि ये कैसे गलत किया है, सही है या गलत है। ठीक है? तो इसका ठीक है, मतलब किसका? पीएसी का कैग जो होता है दोस्तों, पीएसी का जो कैग होता है, तो पीएसी का मित्र, ये पेन नहीं चल रहा है, पीएसी का जो कैग होता है दोस्तों, वो मित्र मार्गदर्शक दोनों की भूमिका निभाता है। ठीक है? तो मित्र मार्गदर्शक मतलब वो उनके साथ में बैठता है और उसको बताता चलता है कि यहां पर इसने ऐसा किया है, वैसा नहीं किया है। तो कैग पीएसी का मित्र और मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। तो आपको क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति ये वाली बैठक है। तो मित्र मार्गदर्शक के रूप में कौन बैठता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्लियर हो गया होगा? कुछ क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है दोस्तों? तो कर्तव्य का मतलब क्या है? काम। कर्तव्य का मतलब क्या? काम। तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि आप थोड़ी सा याद रखो
ठीक है ना। तो अपन ने वहां पर किया था दोस्तों कि आर्टिकल 148 कौन सा है, तो आर्टिकल 148 है उसका पद। आर्टिकल 148 के बाद आर्टिकल 149 जो है दोस्तों, तो आर्टिकल 149 क्या है, उसके सेवा और शर्तें और उसके काम, ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 149, वहां पर सेवा और शर्तें याद करो, आर्टिकल 149 में सेवा और शर्तें 149। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यह है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन यह है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो अपने पद से कैसे हटाया जाता है, 25 बार अपन देख चुके हैं इसको। तो उसको उसी विधि से हटाया जाता है जो विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होती है, वो विधि से। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियुक्ति द्वारा राष्ट्रपति, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, संबोधन से तो कोई लेना देना नहीं है, बहुमत से हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं हटा सकता, पर सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ये संस्तुति देगा ही क्यों, सर्वोच्च न्यायालय जांचकर्ता अधिकारी नहीं है, वो उस प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। पर अंतिम रूप से हटाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा। मैं इस बात को आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ी सा ये समझ लो। ये संसद है, ये राष्ट्रपति है और ये कैग है। ये कौन है, कैग, ठीक है दोस्तों। अब कैग जो है, जो पद से हट सकता है, तो दो मामलों में पद से हट सकता है दोस्तों। एक जो मामले होते हैं, एक मामले जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉर्मल। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल, सामान्य स्थितियां, ठीक है। और एक कहलाता है एबनॉर्मल, दुर्लभ स्थितियां। तो दो स्थितियों में कैग को हटाया जा सकता है। अगर नॉर्मल स्थिति है, इसका मतलब है कि यह शारीरिक रूप से विकलांग हो गया, ठीक है, या पूरी तरह से पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, या दिवालिया हो गया, या काम करने का खुद इच्छुक नहीं है, इसको काम करना ही नहीं है आगे, तो ये खुद अपना त्यागपत्र दे सकता है। और अगर ये त्यागपत्र देता है, हटा नहीं है, अभी तो त्यागपत्र का मतलब क्या है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है राष्ट्रपति से कि महोदय, मेरी अब इच्छा कैग के पद पर रहने की नहीं है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है घूमने, तो इसलिए मुझे पद से हटा दिया जाए। तो ऐसे नॉर्मल मामले में ये जब आवेदन करेगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति अपने मन से इसको हटा सकता है। इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एबनॉर्मल मामले का मतलब यह है कि ये कानून का उल्लंघन करे, क्या करे, कानून का उल्लंघन करे, और उसको क्या बोलते हैं हम, कदाचार, ठीक है। और ऐसे स्थिति में जानबूझ के राष्ट्रपति को हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति इसको हटा देता है। तो यानी दोनों कंडीशन में हटाता तो केवल राष्ट्रपति ही है, एक में प्रक्रिया का पालन करता है, एक में प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, अपने पद से हटाया जाता है, तो 100% किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन वही है दोस्तों, फिर से, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो किसका होता है, पढ़ चुके अपन, लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को, ठीक है, तो किस वर्ष में अकाउंटिंग ऑडिटिंग को, सॉरी, क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया। तो दोस्तों थोड़ी सा देखो, अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट का मतलब है लेखा बनाना, लेखा रखना कहलाता है अकाउंटिंग, ठीक है। और ऑडिट का मतलब क्या है, इसका परीक्षण करना, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था स्पष्ट
कि 1976 को केंद्रीय लेखा और लेखा परीक्षण को अलग कर दिया गया था और इसको लेखा रखने के कार्य से मुक्त कर दिया गया था, परंतु राज्य में नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1976। तो 1976 के बाद इसको लेखा से मुक्ति मिल गई और केवल किसका काम रह गया? लेखा परीक्षण का। फिर वही है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। 1971 का संशोधन नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा की लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखाओं की तैयारी को उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन किया गया दोस्तों 1976 में। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। अब क्वेश्चन है, ये देखो, राज्यों के वित्तीय लेखाओं का परीक्षण कौन करता है? तो मैंने बिल्कुल आपको यह स्पष्ट बताया था कि कैग का काम है। तो कैग का एक काम है ऑडिट। क्या काम है? ऑडिट। और दूसरा काम क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पर केंद्र सरकार है, यहां राज्य सरकार है और राज्य सरकार के साथ केंद्रीय संघ शासित प्रदेश भी है, तो इसका ऑडिट भी करता है, इसका ऑडिट भी करता है। क्वेश्चन क्या है? राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण का मतलब क्या है? ऑडिट। तो राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण का ऑडिट भी कौन करता है? कैग। कौन करता है? कैग। ठीक है, तो राज्यपाल, राज्य वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर होगा, क्योंकि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करने का काम भी केवल किसका है दोस्तों? कैग का। किसका है? कैग का। क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिवाहक किसे कहा जाता है? मतलब अभिवाहक का मतलब है क्या? गार्जियन। ठीक है, तो गार्जियन में थोड़ी सा ध्यान रखना दोस्तों, गार्जियन और पिता दोनों अंतर होते हैं। ठीक है, तो जो पिता की बात करता है तो पिता नियंत्रक भी होता है, और जो गार्जियन है तो गार्जियन केवल सलाहकार होता है दोस्तों। क्या होता है? सलाह प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो जो हमारी संचित निधि है, लोक लेखा निधि है, इसमें जो खर्च हैं कैसे किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, इसकी जांच करेगा गार्जियन, और गार्जियन जांच करने के बाद शिकायत करेगा किससे? आपके पिताजी से, यानी आपके पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये गार्जियन का काम ही करता है वास्तव में कौन? कैग। ठीक है, तो कैग होता है इसका गार्जियन। लोक निधि का अभिवाहक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कैग को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत के सीएजी क्या कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, इससे कोई लेना नहीं इनका। लोक वित्त संरक्षक के रूप में बिल्कुल करते हैं। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार? नहीं। विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। उपयुक्त सभी के संरक्षक में बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहां पर क्या है कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, तो नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में होता है आपका संविधान, और संविधान का प्रहरी होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार, तो यह होता है दोस्तों महान्यायवादी। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और वित्त संरक्षण, तो बिल्कुल पैसों का खर्चा जो है यह कौन देखता है? कैग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैग। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, तो कल मैंने अपने वीडियो में बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों मेरी सलाह है कि पहले इसको टिक कर लिया करो, कौन सा विकल्प गलत है, यानी हमको खोजना कौन सा है? गलत वाला। क्लियर है? तो अब थोड़ी सा चलते हैं। तो पहला है सार्वजनिक खर्चे का परीक्षण कैग के संबंध में है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसका अंतर्गत आते हैं। तो फिर समझ लो, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प सुनना है, समझना है। अब क्वेश्चन क्या है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। तो जो पब्लिक फाइनेंस सेक्टर है वो क्या है? सरकार के कौन सी एक्टिविटी का अध्ययन है और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी आती हैं।
तो देखो, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण बिल्कुल आता है। जनता के ऊपर खर्च जो हो रहा है उसका परीक्षण किसमें? लोक वित्त के ऊपर अध्ययन होता है। सार्वजनिक राजस्व पब्लिक का जो रेवेन्यू है, टैक्स वगैरह लगता है, वो भी इसी में आते हैं। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ये भी आता है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, तो दोस्तों ये नहीं आता, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक, निजी बैंक भी होते हैं और उनका कार्य सही चल रहा है, गलत चल रहा है, ये हमारा लोक वित्त सरकार के अंदर या वित्तीय क्रियाकलापों के अंदर नहीं आता। ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति के अंदर आता है। जो व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन है, CRR, SLR जो सब होता है, वो किसके अंदर आता है? मौद्रिक नीति के अंदर आता है, ना कि वित्तीय नीति के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही नहीं है, गलत है। तो गलत गलत भाई भाई ये दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित किसमें होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में, क्योंकि वही उसका नियोक्ता होता है, वही उसका पदमुक्ता होता है, ठीक है। वही नियुक्ति करता है, वही उसको हटाता है, पर हटाने के पहले प्रक्रिया का पालन करता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और क्लियर हो गए होंगे। फिर बता रहा हूं दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो आप अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें, क्वालिटी कंटेंट पे दें, पढ़ाने के तरीके पे ध्यान दें। और पुराना वीडियो देखेंगे तो एक बार वीडियो देखेंगे दोस्तों, गारंटी है पूरे क्वेश्चन आपको स्वतः बन जाएंगे, ठीक है। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है, छांटा नहीं है, अपने मन से नहीं बनाया है कि हम अपने लेक्चर के अनुसार क्वेश्चन बनाएं और आपको यहाँ पर प्रदर्शित करें। ये वही क्वेश्चन है जो आज तक कहीं से भी आए हैं। आप एज इट इज जिस बुक का नाम बताया मैं, उसमें आप उठा के, क्रम तक भी हमने नहीं बदला है, वो उसी क्रम से उठा के ले आए हैं, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये कैग के लगभग क्या दोस्तों, अभी तो आपको 100% क्वेश्चन बन रहे हैं और इसी पैटर्न पर MPPSC प्री 2020 में भी पूछा है, वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए और पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए। हर आयोग चैप्टर हो, उसके बाद हम उससे आए हुए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आए शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, हमें भी फायदा हो, हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।